संडे को सिर्फ निकल पड़े हैं धौलपुर घूमने के लिए। मेरे साथ है शिबू और आज हम दोनों जाएंगे बाबर का बनवाया हुआ कमल का फूल, कमल का बाग है, वहाँ करते हैं। चले शिबू, आज हम निकल पड़े हैं धौलपुर घूमने, मैं और शिबू दोनों। आज पूरा धौलपुर में क्या क्या है वो सब दिखा मारेंगे आज। तो आ गए हम चुन्ना भाई साहब की दुकान पे। ये हमारे धौलपुर के सबसे नंबर 1 पान वाले भाई साहब हैं, जैन साहब। और पान खा के अब हम निकल रहे। लाल बाजार में किसी ज़माने में सारी बिल्डिंग लाल हुआ करती थी, अभी नया बन गया। ये एक दरगाह है, एक मज़ार है किसी की, कोई महाराज की वो हुआ करती थी। तो अब ये यहाँ तक पूरा ये लाल बाजार कहलाता है। रणछोड़ नगरी के नाम से जगह जगह बैनर लगे हुए हैं। शहर का नाम अब रणछोड़ नगर हो गया है और उसके सबसे बड़े प्रणेता भाई नितिन भैया जी हैं, इनके प्रयासों से। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारे रणछोड़ नगरी धौलपुर की जो बागी बेहड़ बंदूक से जो मिथ्या पहचान बनी है, एग्जैक्टली वो हमारी नहीं है। तो ये वो पावन धरा है चंबल होने के कारण। चंबल एक्चुअली चंबल ये वो चंबल नहीं है, ये चमनवती नदी है जिसका कालांतर में अपघटित होकर चंबल बनी। और बेहड़ होने के हमारे पास हमारा क्राइम क्षेत्र नहीं है। आप हमारे यहाँ के किसी 80 साल के मुझे पूछ सकते हैं कि वो ये चंबल डकैतों की नगरी नहीं है। ये वो पुण्य धरा है जहाँ पे महाराज मुचकुंद ने तप किया, यहाँ पे परम स्वामी जी महाराज दत्तीवाल ने यहाँ तप किया। अन्य कई कई ऋषि मुनि इस धरा धरती जिनके हुसैनगिर बाबा है हमारे। इंडियन स्कीमर, मैं आपको यहाँ पे एक और बताना चाहता हूँ कि प्रकृति की दुनिया का एक सबसे बड़ा नाम है इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर की खूबी है कि जो भी वर्ल्ड लेवल की जो पक्षीविद है वो हमारे रणछोड़ नगरी धौलपुर को केवल इंडियन स्कीमर के नाम से जानते हैं। और इंडियन स्कीमर में केवल 2 ही प्रजाति होती है, इंडियन स्कीमर और अफ्रीकन स्कीमर। तो इंडियन स्कीमर 90% इंडिया के अंदर केवल चंबल पे ही मैटिंग करने के लिए आते हैं। तो ये एक ऐसा पहलू है कि जो हमारे रणछोड़ नगरी का एग्जैक्टली मूल स्वरूप है। यहाँ के बच्चे बच्चे में सेवा का भाव बना हुआ है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे धौलपुर की पहचान बाकी बेहड़ बंदूक से नहीं है। भगवान यहाँ छोटी से तीर्थराज मुचकुंद धाम। आज हम आपको ले जा रहे हैं धौलपुर के कमल बाग की तरफ। ये बाबर का बनवाया हुआ एक गार्डन था, यहाँ पे सेना रुकी थी उसकी। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको, इतना शानदार गार्डन है। एक सराय के रूप में बनवाया था बाबर ने। सराय जानती हो? सराय कहते हैं जहाँ लोग रुकते हैं। तो एक उसकी सेना रुकी थी बाबर की, वहाँ के बनवाया था। यहाँ एक दरगाह भी है, ये पहले ये दरगाह देख लेते हैं, दरगाह किसकी है। किन की है ये दरगाह? नूर अली शाह। हाँ। तो ये बाबर के टाइम की? तो उनके क्या गुरु थे क्या? नहीं, उनके चाहने वालों में से उन्हीं के चाहने वालों में से। हाँ। तो उसी समय से बनी हुई है। उसी समय। तो इसकी अंदर और क्या है, मस्जिद भी है? अंदर मस्जिद भी है, अंदर चले। हाँ। ये नूर अली शाह बाबा की दरगाह है और बाबर के टाइम की, लगभग 1500 के आसपास की। लेकिन अभी इसकी जो कंडीशन है वो आप देख रहे हो। इसमें इसके अंदर स्कूल की कुछ बेंचेस वगैरह रखी हुई है और अंदर साफ सफाई भी नहीं हुई है, केयर नहीं है प्रॉपर इसकी। ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक विरासत है धौलपुर की। थोड़ा सा इसकी तरफ यदि ध्यान दिया जाए तो ये बहुत अच्छे रूप में आ सकता है। इसके ऊपर कलर वगैरह होना चाहिए, इसकी मरम्मत भी होनी चाहिए। टूट फूट भी हो रही है, अंदर साफ सफाई भी नहीं हो रही। और ऊपर ये गुम्बद देख रहे हैं आप, ये गुम्बद के आसपास पूरा घास वगैरह उगी हुई है। तो उसके केयर की साफ कमी नज़र आ रही है कि इसकी केयर नहीं हुई प्रॉपर तरीके से।
कि इसकी जालियां देखो कितनी सुंदर जाली लाल पत्थर की, लेकिन क्या है ये सारी टूट चुकी है अब। हमारे धौलपुर में काफ़ी सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन कमी काय की आ रही है देखभाल की। ये देखभाल की प्रॉपर तरीके से की जाए तो इनका जो अपना स्वरूप एकदम बढ़िया हो सकता है। इसमें थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है। मस्जिद भी है, ये यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। कि बाबर के समय में यहाँ पे जब सेना रुकी थी 1529 में, जब चंदेरी वो जा रहे थे, तो अपनी सेना को थोड़ा सा विश्राम देने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक आश्रय स्थल बनाया था, एक तालाब भी बनवाया था। उस तालाब की तरफ ले चलते हैं आप। जो बावड़ी है ये, और इसके चारों तरफ आप देखेंगे खूब चारों तरफ खेत नज़र आ रहे हैं आपको। दरअसल ये केवल एक स्मारक की बात नहीं है, यहाँ पे चारों तरफ जितना भी ये खालिस्तान दिख रहा है, इसके उस पार एक पहाड़ है, और यहाँ इस पहाड़ के बाद जो ये ढलान वाला एरिया है, इस जगह पर ये पूरा एक बाग है। इस बाग में जगह जगह पर कई छोटी छोटी कोठरियाँ टाइप बनी हुई हैं, जैसे मेरे पीछे आपको एक पीछे आपको दिख रही है इसी टाइप की, और ऐसी कई यहाँ पे छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं। इनको आप स्नान के लिए यूज़ करना कह सकते हैं। इनको आप कह सकते हैं कि ये सारी कोठरियाँ ये बाबर के समय में नहाने के लिए प्रयोग की जाती थी, और जल स्रोत के रूप में ये एक बावड़ी है, काफ़ी बड़ा कुआं है जो आप यहाँ देख रहे हैं इस समय। और ये जहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको वो अष्टकोणीय जो संरचना बताई है उसकी कमल के बाग की, वो दरअसल उसका पानी का स्रोत भी यही पहाड़ हुआ करता था। पहाड़ी से वो पानी जो ढलान से होते हुए आ जाता था, इकट्ठा हो जाता था। तो चलिए अब और ऐसी छोटी छोटी कई सारी संरचनाएं, उनको भी एक बार निगाह डालते हैं उनके ऊपर। अब कि ये कमल का बाग एक्चुअली बनवाया किसने था और काय के लिए बनवाया था। मेरे साथ रविंद्र जी भी हैं, धौलपुर दर्शन इनका यूट्यूब चैनल चलता है, और उसके अलावा एक मैडी पोपिन्स हैं, इनके 2 चैनल चलते हैं। तो मेरे सारे सभी साथियों से ये भी निवेदन है कि साथ में इनके जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो रविंद्र जी, पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअली बाबर जो आया था 1526 में इंडिया, 1526 में आया था, तो पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के युद्ध जीतने के बाद फिर 1527 में राणा सांगा के साथ हुआ खानवा का, और फिर 1528 में चंदेरी के युद्ध के लिए वो यहाँ से निकल के जा रहा था। जब राणा सांगा का युद्ध जीत लिया और दिल्ली पे कब्जा हो गया उसका, तो उसके बाद फिर वो चंदेरी के लिए जा रहा था, मेदिनी राय से युद्ध लड़ने। चंदेरी कहाँ पे है? चंदेरी ये पड़ता है एमपी में। यहाँ से जाएंगे तो चंदेरी के लिए जाएगा। फिर उसके बाद एक युद्ध और लड़ा उसने 1529 में, घाघरा का युद्ध। ऐसे करके उसने 4 बड़े युद्ध लड़े थे, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे करके मानो आप 1526 से और 1530 तक का उसका जीवन काल रहा बाबर का भारत में। 1530 तक उसका जीवन काल रहा, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1528 में जब वो यहाँ से निकल के जा रहा था ना, तब उस समय उसकी सेना के लिए एक ऐसे विश्राम स्थल की जरूरत थी। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा बगीचा हुआ करता था। ये बात है 550 या 600 साल पहले की। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा बगीचा हुआ करता था, ये पहाड़ का ये कोना, और यहाँ पे पानी भरा हुआ जो बांध जो तालाब है, वहाँ पे पानी का भी स्थल था, प्लस यहाँ पे एक गार्डन की भी जरूरत थी। हाँ, यहाँ पानी के स्रोत के रूप में तो एक नेचुरल पानी है, जैसे गंधमादन पर्वत, ये जो विंध्याचल पर्वत की आखिरी श्रृंखला है, इसे विंध्यन कगार बोलते हैं। विंध्यन कगार की एक छोटी सी चोटी मान लो, छोटा सा पहाड़ मान लो, गंधमादन।
तो ये एक्चुअली सल्फर का पानी आता है, वो सल्फर का पानी यहाँ कुंड में इकट्ठा हो जाता था। जो बगीचे का निर्माण हुआ है लगभग 550 1526 से लगा लो। तो यहाँ पे एक पानी का, हरियाली का सारा देख के, पहाड़ी का स्रोत देख के वो यहाँ सेना रुक गई। यहाँ पे कुछ समय उन्होंने विश्राम करा। तो यहाँ पे उन्होंने एक बगीचा बनवाया, जैसे कि इन्होंने लिखा भी है उस कमल बगीचा, ये कमल के आकार का है, इस वजह से इसको कमल बगीचा। हालांकि उन्होंने उसे अपनी फारसी लैंग्वेज में वागे नीलूफर बोला है ना। और अपने स्थानीय रूप से यहाँ पे वो फेमस था बादशाही बाग के नाम से, क्योंकि बादशाह ने बनवाया था तो बादशाही बाग के नाम से फेमस था। 24 अगस्त 1528 को ग्वालियर जाते समय, उन्होंने ग्वालियर लिखा है, एक्चुअली वो चंदेरी के लिए जा रहा था, पर चंदेरी ग्वालियर से आगे है झांसी से, तो इसलिए उन्होंने लिखा ग्वालियर जाते समय। फिर यहाँ पे उन्होंने डेरा डाल दिया था। उनके एक उस्ताद थे वास्तुकला में जो बहुत ही अच्छे कारीगर थे, शाह मोहम्मद, वो उस्ताद थे, उन्होंने इसको जो है रूप दिया। इसके साथ इनके एक बाबा आए थे, उनकी जो यहाँ पे दरगाह बनी हुई है वो उनके साथ ही आए थे। तो ये उसी समय की है वो हाँ, वो दरगाह भी उसी समय की है। हाँ, तो यहाँ पे इसमें इनको जो खास बात है वो है एक बेलबूटार अष्टकोणीय टैंक। सामने जो टैंक दिख रहा है आपको, उसको छोटा कमलाकार टैंक है और चट्टान को काट कर बनाया गया। इसकी जो है नालियों के साथ इसको जो है जोड़ दिया गया है। और हम्माम कहते हैं बाथरूम को, है ना। खड़ी अष्टकोणीय दीवार है जिसमें श्लोक भी लिखे हुए हैं। और एक परिसर है जो अब खाना है बाबरनामा का। गांव के पश्चिम में सिकंदर लोदी का बांध है। सिकंदर लोदी के दौर, सिकंदर लोदी ये इब्राहिम लोदी के चाचा थे सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था। उस समय आगरा जब बसाया था तो ये धौलपुर आगरा के अंडर में आता था, उनकी रियासत में आता था। तो उन्होंने यहाँ एक बांध भी बनवाया था। ऐतिहासिक इमारत है धौलपुर में बहुत है, लेकिन हुआ क्या है कि सरकारी उपेक्षा रही कुछ तो, और कुछ यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब ये आप देख रहे हो, ये गाय या ये जो भी है, इसकी जो लोकेशन आप देख रहे हो, यहाँ कितनी सारी गंदगी हो रखी है। अब यदि आप देखेंगे तो ये सारा जो क्षेत्र है, सारी जगह नगर पालिका के अंडर में आ रही है। लेकिन यहाँ पे और इसके अंदर में आपको दिखाऊंगा, देखो अंदर आओ, कितनी गंदगी बिखरी पड़ी है यहाँ पे। कोई भी रख रखाव नहीं है। ऐतिहासिक जगह है, 600 साल पुरानी, लेकिन कोई भी रख रखाव नहीं है। और किसी तरह की, और यहाँ पे देखो पानी में भी कोई एकदम, हाँ, काई भरी हुई, गंदगी भरी पड़ी है। तो चार साहब देखने में तो काफी बड़ा एरिया उन्होंने कवर किया है, तो मेरे हिसाब से गहरा भी होना चाहिए इसका। ये कमल के आकार का जो पौंड है ना, इसका जो व्यास है, डायमीटर, वो है 6.8 मीटर। 6.8 मीटर है इसका व्यास, है ना। तो करीबन 7 मीटर हो गया। अब रही बात गहराई की, तो यहाँ के लोग तो बता रहे लगभग कमर तक पानी आता है। फिर भी हम ऐसा करते हैं कि एक लकड़ी लेके अपन उसकी गहराई नापते हैं, है ना। मैं अभी लकड़ी लेके आता हूँ, आप ये लीजिए। हाँ, इससे लंबाई का एक आइडिया हो जाएगा। ये इसकी टोटल गहराई है। तो जगह पर तो ये इतनी है, ये लगभग यहाँ तक है। तो इसके हिसाब से आप ये लगा लीजिए आइडिया। ये 3.5 फीट के आसपास। हाँ, 3.5 फुट, 3 या 3.5 3.5 फुट के आसपास होगा। और अगर थोड़ा और गहराई में अपन डालें बीच में, मेरे ख्याल से सबकी लंबाई सेम है। हाँ, इसकी जो लंबाई है ना, वो ऐसे नहीं है, तालाब की तरह नहीं है कि कोने पे कम हो और वहाँ ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है, सेम है। फ्लैट है इसका जो लेवल है नीचे से, वो फ्लैट है। हाँ, तो क्योंकि ये आड़ा रखा है ना, इस वजह से यहाँ तक पानी गया है। बाकी इसकी जो गहराई है मैक्सिमम 3.5 या 4 फुट मान लो आप। ये गांव झोर है, और ये झोर गांव लगभग 300 साल पहले बसा था यहाँ पे। यहाँ इस गांव में मुसलमान रहते हैं, खटीक समाज के लोग रहते हैं और कुशवा भी रहते हैं। करीबन 500 के आसपास घर हैं। ये इस पहाड़ पे बना हुआ बसा हुआ घर है। और इसके चारों तरफ जो जगह है वो नगर पालिका क्षेत्र की जगह है, पहाड़ हैं, और एक बांध भी है, तालाब भी है। ये वो करीबन 5 या ये करीबन 4 फुट गहरा ये टैंक है।
और कमल के आकार का होने की वजह से इसको कमल बगीचा या कमल तालाब कहते हैं। इसके चारों तरफ एक बगीचा हुआ करता था, जिसकी वजह से इसे कमल बगीचा के रूप में जाना गया है। यहाँ इसके साइड में नहाने के लिए कुछ जगह है, मैं आपको आइए दिखाता हूँ। यहाँ ये जो नाली है ये ओवरफ्लो हो जाती थी। ये नाली, ये पानी ओवरफ्लो हो जाता था यहाँ से, तो इसे नाली के माध्यम से और ऐसे नीचे निकल जाता था। ये ऊंचे स्थान पे है और इसके वजह से ये, और बाकी के जब आगे जाएंगे तो खेत हैं और खेत यहाँ से निचले ढलान पे, इसलिए पानी बाहर निकल जाता था। ये इन्होंने नहाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, यहाँ पे बैठ के यहाँ पानी जो इकट्ठा हो जाता था। पानी, चूँकि पानी साफ रहता था, और ये पानी आता कहाँ था, ऊपर पहाड़ से। ऊपर गंधमादन पहाड़ है, गंधमादन पहाड़ का पानी यहाँ आता था और यहाँ साफ पानी होता था, तो यहाँ बैठ के नहाते थे। ये सीढ़ियाँ हैं इसकी। यहाँ पे पानी है आज की तारीख में बहुत ही गंदा नज़र आ रहा है। इसकी यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, अगल बगल में जो भी झोपड़ी बन रखी है उन्होंने काफ़ी गंदगी कर रखी है, इसलिए पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा है। और यहाँ आज नहाना तो दूर की बात है, बैठने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये है आपका कमल बगीचा। दोस्तों फिर ऐसी किसी जगह पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।